नमस्कार, मनी के खास वीकली शो कंपनी नमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो बिना देरी किए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कर्ज संकट की वजह से करीब 8 महीने से बंद पड़ी वाडिया ग्रुप की दिवालिया एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट की बिक्री की उम्मीद फिर से जगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कंपनी स्पाइसजेट के अलावा 2 विदेशी एयरलाइन कंपनियां शारजा की स्काईवन कंपनी और अफ्रीका की सैफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स ने भी गोफर्स्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोफर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी को इन दोनों कंपनियों ने संपर्क किया है। इस खबर के चलते सोमवार 18 दिसंबर को स्पाइसजेट के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया था और क्लोजिंग 19.8% की बढ़त के साथ 64 रुपये 21 पैसे के स्तर पर हुई, जबकि गोफर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनी बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ये कंपनी कुल 1,000 मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके अलावा अदानी समूह ने IANS न्यूज एजेंसी में 50.5% यानी मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली है। 18 दिसंबर को अंबुजा सीमेंट्स का शेयर करीब 0.25% की बढ़त लेकर 525 रुपये 90 पैसे के स्तर पर और अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आधा फीसदी गिरकर 2,974 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 21 दिसंबर को खबर आई कि अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन की 26 दिसंबर यानी अगले मंगलवार को पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई माध्यमों के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर विचार किया जाएगा। 21 दिसंबर को अदानी ग्रीन के शेयर में शानदार रिकवरी के साथ करीब 5% की बढ़त के साथ 1,519 रुपये 55 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि खबर यह भी थी कि अदानी ग्रुप की अदानी ग्रीन में $1 अरब का निवेश करने की योजना है। बीते 5 दिन में अदानी ग्रीन का शेयर करीब आधा फीसदी के आसपास उछल चुका है। तीसरी खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की ओर से अपने फाइबर एसेट्स बेचने की खबरें हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी की अपने फाइबर एसेट्स को बेचने के लिए प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि यह सौदा 10 से 12,000 करोड़ रुपए में हो सकता है और सौदे के बाद इन फाइबर एसेट्स को लंबी अवधि के आधार पर लीज बैक किया जाएगा कंपनी की ओर से। 18 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने दिन के दौरान 14.5 रुपये की ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार के अंत में पूरी बढ़त गंवाकर शेयर 14 रुपये 5 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। 19 दिसंबर को खबर आई कि टेलीकॉम ट्रिब्यूनल यानी TDSAT ने टेलीकॉम विभाग यानी DOT से कंपनी से वसूली गई करीब 755 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम को एडजस्ट करने के लिए कहा है। इस रकम को स्टैट्यूटरी लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज यानी SUC की बकाया रकम के सामने एडजस्ट किया जाएगा, जिससे नकदी से जूझ रही इस कंपनी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। 19 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 0.25% गिरकर 14 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, केन्स टेक्नोलॉजी ने इस हफ्ते 1400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए QIP लॉन्च किया था, जिसका फ्लोर प्राइस 2,449 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। साथ ही खबर यह भी थी कि कंपनी के बोर्ड ने US की कंपनी डिजीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स को $25 लाख या करीब 21 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह सौदा मार्च तिमाही के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण के जरिए केन्स टेक्नोलॉजी का अमेरिका में विस्तार होगा। 19 दिसंबर जब यह खबर आई तो केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर 6.25% की मजबूती के साथ 2,764 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मंगलवार 19 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में अपोलो टायर्स के कुल 4.5% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1,281 करोड़ रुपए की इस ब्लॉक डील के बाद शेयर में 7% का बड़ा उछाल भी देखने को मिला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक विदेशी निवेशक वॉर्बर पिंकस ने अपनी सहयोगी कंपनी व्हाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अपनी 3% हिस्सेदारी 440 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच दी है। सितंबर अंत तक व्हाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट्स के पास इस कंपनी की 8% हिस्सेदारी थी। इस ब्लॉक डील में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और इडलवाइज म्यूचुअल फंड समेत कुछ अन्य प्रमुख खरीदारों की सूची सामने आई है। 19 दिसंबर को कारोबार के अंत में अपोलो टायर्स का शेयर लगभग पूरी बढ़त गंवाकर 456 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी देवयानी इंटरनेशनल की सब्सिडरी देवयानी इंटरनेशनल दुबई ने थाईलैंड की कंपनी रेस्टोरेंट डेवलपमेंट कंपनी यानी RDC में हिस्सा खरीदने के लिए शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है। इस करार के मुताबिक कुल 1,066 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा किया गया है, जो कि 31 मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेस्टोरेंट डेवलपमेंट थाईलैंड में KFC के 274 रेस्टोरेंट चलाती है। फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल नाइजीरिया और नेपाल में कारोबार करती है और इस डील से कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का विस्तार होगा। ये डील ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म टेमेसेक के साथ पार्टनरशिप में की गई है, जिसमें देवयानी इंटरनेशनल 341 करोड़ रुपए, टेमेसेक और लोकल थाई पार्टनर 328 और
11 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बाकी बची 348 करोड़ रुपए की रकम थाईलैंड बैंक से कर्ज के रूप में ली जाएगी। 19 दिसंबर को देवयानी इंटरनेशनल का शेयर करीब 5.5% की बढ़त के साथ 192 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, विजय डायग्नोस्टिक्स ने पुणे के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर पीएच डायग्नोस्टिक्स में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। यह सौदा 134.65 करोड़ रुपए में तय हुआ है। सौदे के तहत कर्ज भुगतान के लिए 12.85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम इक्विटी या लोन के रूप में भी डाली जाएगी। सौदे की खबर के बाद 19 दिसंबर को विजय डायग्नोस्टिक्स का शेयर करीब 3.25% चढ़कर 632 रुपए 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के कारोबार से जुड़ी कंपनी शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के बोर्ड ने अपने ट्रेडिंग कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के तहत पेरेंट कंपनी के शेयरधारकों को अपने एक शेयर के बदले में नई कंपनी शंकरा बिल्ड प्रो लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा। इस डीमर्जर से 2 अलग अलग कंपनियां बनेंगी, जिसमें से एक बिल्डिंग मटेरियल मार्केटप्लेस और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी। साथ ही कंपनी के शेयरधारकों की वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। 19 दिसंबर को शंकरा बिल्डिंग के शेयर ने कारोबार के शुरुआती 1 घंटे में 792 रुपए की इंट्राडे ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार के अंत में शेयर की क्लोजिंग करीब 7% की बढ़त के साथ 759 रुपए 45 पैसे के स्तर पर हुई थी। 9वीं खबर, भारत में पेप्सी के लिए बॉटलिंग का काम करने वाली कंपनी वरुण बेवरेजेस दक्षिण अफ्रीका में पेप्सी की बॉटलिंग करने वाली कंपनी बेवरेज कंपनी प्रोप्राइटरी यानी बेवको की 100% हिस्सेदारी 1320 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ये सौदा 31 जुलाई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस सौदे से कंपनी के अफ्रीका के कारोबार में विस्तार होगा। आपको बता दें कि बेवको दक्षिण अफ्रीका में पेप्सी के लाइसेंस्ड पेय पदार्थ और खुद के ब्रांड के तहत नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। इस खबर के चलते 20 दिसंबर को शेयर ने 17% के उछाल के साथ 1380 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार के अंत में शेयर करीब 6.5% की बढ़त लेकर 1249 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 10वीं खबर, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के शेयर में 20 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर मिलाकर कुल 4.02 करोड़ शेयरों का या 3.53% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लॉक डील के जरिए इंडसइंड बैंक की 426 रुपए 60 पैसे के भाव पर कंपनी में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेचने की खबर थी। ब्लॉक डील होने के बाद 20 दिसंबर को निप्पॉन लाइफ इंडिया के शेयर ने 489 रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ, पर कारोबार के अंत में शेयर 2.5% की बढ़त लेकर 460 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। 11वीं खबर, डोमिनोज के ब्रांड के तहत QSR चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपनी नीदरलैंड्स की सब्सिडरी कंपनी डीपी यूरेशिया में बाकी बची करीब 45.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कैश ऑफर की घोषणा की है। बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कैश ऑफर को 85 पेंस प्रति शेयर से बढ़ाकर 95 पेंस प्रति शेयर कर दिया है। 20 दिसंबर जब यह खबर आई तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर ने इंटरडे में 586 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार की समाप्ति करीब 0.25% की गिरावट के साथ 560 रुपए 55 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने बंद पड़ी दिवालिया एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। साथ ही खबर यह भी है कि मुंबई के कारोबारी हरिहर महापात्रा और उनकी पत्नी प्रीति स्पाइसजेट में 19% हिस्से के लिए 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इन खबरों के बाद स्पाइसजेट के शेयर में 20 दिसंबर को करीब 9% की गिरावट के साथ 60 रुपए 23 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 21 दिसंबर को खबर आई कि स्पाइसजेट के बोर्ड की 10 जनवरी को बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को अंतिम रूप देने पर विचार किया जाएगा। 21 दिसंबर को स्पाइसजेट का शेयर 1.5% चढ़कर 61 रुपए 14 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बेंगलुरु के एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स में से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन इस हफ्ते पूरी तरह से एग्जिट हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकस्टोन ने 20 दिसंबर को हुई ब्लॉक डील के जरिए करीब 316 रुपए के औसत भाव पर अपनी पूरी 23.5% हिस्सेदारी लगभग 7,100 करोड़ रुपए में बेच दी है। इस ब्लॉक डील में कंपनी के मौजूदा यूनिट होल्डर्स ने हिस्सा लिया था। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड इस कंपनी में नए निवेशक के रूप में जुड़ा है। कारोबार के अंत पर एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स करीब 1% गिरकर पर दिन के निचले स्तर से 5% से ज्यादा की रिकवरी के साथ 332 रुपए 11 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, 20 दिसंबर को डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के तहत जारी हुए शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग शानदार रही। एनएसई पर यह शेयर 1400 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि 790 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर 77.2% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस भी काफी दमदार मिला था। यह आईपीओ कुल 99 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 1200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। 20 दिसंबर को कारोबार के अंत में डोम्स इंडस्ट्रीज का शेयर ऊपरी स्तर से हल्का होकर 1302 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
अगली खबर, 20 दिसंबर को ही इंडिया शेल्टर फाइनेंस के आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग अच्छी रही। 493 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 620 रुपये पर यानी करीब 26% के प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ। यह आईपीओ कुल 39 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 20 दिसंबर को कारोबार के अंत में इंडिया शेल्टर फाइनेंस का शेयर फिसलकर 555 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। 20 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज पर आई जानकारी के मुताबिक इंडिया शेल्टर फाइनेंस में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 10,10,000 शेयर 572 रुपये 81 पैसे प्रति शेयर के भाव पर, गोल्डमैन सैक्स फंड्स ने 593 रुपये 8 पैसे के भाव पर 5,91,000 शेयर और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यूरोप ने 5,11,000 शेयर 595 रुपये 82 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। हिस्सा खरीद की डिटेल सामने आने के बाद 21 दिसंबर को शेयर करीब 3.5% की बढ़त लेकर 562 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर, 21 दिसंबर को आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ में जारी हुए शेयरों की एनएसई पर लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अच्छी रही। एनएसई पर आइनॉक्स इंडिया का शेयर 949 रुपये 65 पैसे के भाव पर खुला। इसका मतलब यह हुआ कि 660 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 44% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। यह आईपीओ कुल 61 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 1459 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 21 दिसंबर को दिन के दौरान शेयर ने 990 रुपये की ऊंचाई को छुआ था। हालांकि पहले दिन कारोबार की क्लोजिंग इशू प्राइस से 41.5% के प्रीमियम पर लेकिन 949 रुपये 65 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 2.25% नीचे 934 रुपये के स्तर पर हुई। 17वीं खबर, टासन्स प्रोडक्ट्स ने नर्बे R&D GmbH और नर्बे प्लस GmbH नाम की जर्मनी की 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण 135 करोड़ रुपए की रकम में किया गया है। जर्मनी में मेडिकल और लैब डिस्पोजेबल्स का काम करती हैं खरीदी गई ये दोनों कंपनियां। अधिग्रहण की खरीद से टासन्स प्रोडक्ट का शेयर 21 दिसंबर को 12% से ज़्यादा उछलकर 548 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बीते शुक्रवार को लिकर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने बताया कि 11 दिसंबर को कंपनी को 365.33 करोड़ रुपए का बड़ा दावा मिला है। यह दावा कंपनी के मौजूदा नेशनल संस्थागत ग्राहक की ओर से मिला है। यह दावा एक पुराने सेटलमेंट से जुड़ा है जिसमें कंपनी ने अपने ग्राहक की ओर से दिए गए सारे रिकवरी दावों को सेटल कर दिया था। हालांकि कंपनी ने इस दावे को लेकर वित्त वर्ष 2017, 2018 और 2022 के खातों में डिटेल जारी की थी, पर फिर भी कंपनी इस दावे से होने वाली वित्तीय हानि का अंदाजा अभी तक नहीं लगा पाई है। 18 दिसंबर को यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी के बाद करीब 2% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपने नागपुर प्लांट में रविवार 17 दिसंबर को एक विस्फोट होने की जानकारी साझा की। सुबह करीब 9 बजे हुए इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी भी हो गए। कंपनी ने कहा कि वो इस हादसे के पीछे की वजह की जांच कर रहे हैं और इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। 18 दिसंबर को जब बाजार खुला तो सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर ने शुरुआती कारोबार में 11% तक का गोता लगा दिया था, पर कारोबार के अंत पर शेयर दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी के बाद केवल आधा फीसदी की कमजोरी के साथ 6,850 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, बीते वीकेंड पर जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अगुवाई करने वाले सज्जन जिंदल के खिलाफ एक अभिनेत्री ने रेप का आरोप लगाते हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। हालांकि रविवार को सज्जन जिंदल ने बेबुनियाद बताते हुए रेप के इस आरोप को खारिज कर दिया है। इन खबरों के बीच 18 दिसंबर को जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स के शेयरों में 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के निचले स्तर से दोनों शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। चौथी खबर, जी एंटरटेनमेंट ने सोनी ग्रुप से दोनों कंपनियों के बीच होने वाले मर्जर को पूरा करने की मियाद या डेडलाइन को बढ़ाने की गुजारिश की है। दोनों कंपनियों ने मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी को जनवरी 2024 में शेयर बाजार में लिस्ट कराने का प्लान बनाया था, पर मौजूदा हालात को देखते हुए यह मर्जर मार्च-अप्रैल तक टलने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार 18 दिसंबर को शुरुआती कुछ मिनटों में जी एंटरटेनमेंट का शेयर 4% से ज़्यादा टूट गया था, पर कारोबार का अंत 1.25% की बढ़त के साथ 281 रुपये 10 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 21 दिसंबर की सुबह खबर थी कि सोनी पिक्चर्स ने कंपनी के साथ प्रस्तावित मर्जर की डेडलाइन को बढ़ाने पर बातचीत के लिए सहमति दे दी है। दोनों कंपनियों के बीच मर्जर को लेकर इस बातचीत के लिए सोनी पिक्चर्स ने 1 महीने की समय सीमा तय की है। 21 दिसंबर को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 5.25% की बढ़त के साथ 264 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
पांचवी खबर, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL जीवीके पावर के दिवालिया 540 मेगावाट के प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट को खरीदने जा रही है। ये प्लांट गोविंदवाल साहिब तरनतारन पंजाब में स्थित है। इस सौदे के मुताबिक PSPCL ने इस कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं को 1400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। जुलाई में जीवीके पावर के इस थर्मल पावर प्लांट को खरीदने के लिए बोली लगाने वाली PSPCL इकलौती कंपनी थी। 19 दिसंबर को जीवीके पावर का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ 10 रुपये 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। छठी खबर, मैक्स हेल्थकेयर के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस हफ्ते एक खराब खबर आई। खबर यह थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की ओर से नियुक्त आर्बिट्रेटर के 19 जुलाई के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के मुताबिक आर्बिट्रेटर रिटायर्ड जज SJ कथावाला ने मैक्स हेल्थकेयर की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया था। मैक्स हेल्थकेयर ने ब्लैकस्टोन को केयर हॉस्पिटल्स में TPG का हिस्सा बेचने से रोकने की अर्जी दाखिल की थी। दरअसल केयर हॉस्पिटल्स के मालिकों ने मैक्स हेल्थकेयर की बोली को नजरअंदाज कर दिया था और इसके बजाय ब्लैकस्टोन के ऑफर को चुनने का फैसला किया था। मैक्स हेल्थकेयर की TPG के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, जिसमें मैक्स ने TPG को केयर हॉस्पिटल्स के हिस्से के लिए 3,700 करोड़ रुपए का नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया था, पर ब्लैकस्टोन ने इस ऑफर से 15 से 20% ऊंची बोली लगाई, जिसको मंजूर कर लिया गया था। इस डील के जरिए मैक्स हेल्थकेयर की देश भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना है, क्योंकि केयर हॉस्पिटल्स की साउथ इंडिया में मजबूत पकड़ है। ये जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 72 में दी थी। बुधवार 20 दिसंबर को मैक्स हेल्थकेयर का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 650 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने एक चौंकाने वाले फैसले में अपने चेन्नई प्लांट को बेचने की डील को कैंसिल कर दिया है। JSW ग्रुप के साथ इस डील पर बातचीत अंतिम दौर में थी। इस डील के कैंसिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद फोर्ड भारत छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। फोर्ड ने करीब 2 साल पहले भारत के ऑटो मार्केट से एग्जिट कर लिया था और भारत में स्थित अपने लगभग सारे प्लांट्स को बेच दिया था। चेन्नई में कंपनी के पास ये आखिरी प्लांट बचा हुआ था, जिसको लेकर हाल में JSW ग्रुप के साथ करीब $10 करोड़ में डील पक्की हुई थी। डील कैंसिल होने के बाद 20 दिसंबर को JSW होल्डिंग्स का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 4,991 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी डाबर की प्रमोटर फैमिली बर्मन परिवार की ओर से रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए दिए गए ओपन ऑफर की जांच कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस से ओपन ऑफर लाने से जुड़े पहली बातचीत से लेकर 25 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर की गई घोषणा तक हुए सभी इवेंट्स की पूरी जानकारी मांगी है। इससे पहले 21 दिसंबर को CCI की ओर से भी इस मामले की पूरी जानकारी मांगने को लेकर खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि 16 अगस्त को हुई ब्लॉक डील के जरिए बर्मन फैमिली ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की अतिरिक्त 7.5% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में डाबर के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 21.5% के आसपास हो गई थी, जो पहले लगभग 14% पर थी। 25 सितंबर को बर्मन परिवार ने अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2,200 करोड़ रुपए के ओपन ऑफर की घोषणा की थी। 22 दिसंबर को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1/4% गिरकर 216 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। नौवीं खबर, गुरुवार 21 दिसंबर को फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को लेकर खबर थी कि इस कंपनी ने ई-कॉमर्स शिपिंग प्लेटफॉर्म और यूनिकॉर्न स्टार्टअप शिप रॉकेट को खरीदने के लिए ऑफर दिया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक यह अधिग्रहण $200 करोड़ में पूरा किया जाएगा। पर शुक्रवार को सुबह खबर आई कि जोमैटो ने इस खबर का खंडन कर दिया है। कंपनी के CEO दीपिंदर गोयल ने कहा कि निवेशकों को ऐसे गलत खबरों से सतर्क रहना चाहिए। 22 दिसंबर को जोमैटो का शेयर करीब 0.25% चढ़कर 128 रुपये के आसपास बंद हुआ था। 10वीं खबर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट ने मंगलवार को बताया कि वो जेट एयरवेज के लिए सफल बोली लगाने वाले जनाल कैनरॉक कंसोर्टियम यानी JKC के जेट एयरवेज को लेकर चल रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेगा। दरअसल JKC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं पर निर्णय आना अभी बाकी है, जिसमें से इस एयरलाइन के परिचालन के अधिकार को चुनौती से जुड़ी 5 याचिकाएं शामिल हैं। SBI इस कंसोर्टियम के खिलाफ एनक्लेट में रेजोल्यूशन प्लान के नियमों के उल्लंघन का मामला लड़ रहा है। SBI के वकील के मुताबिक JKC ने कंपनी के वर्कमैन और कर्मचारियों को 289 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया है, जो कि उसको तुरंत प्रभाव से अदा करना था। 20 दिसंबर को जेट एयरवेज का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 57 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बीते हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें आपको पता चल गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की। स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी फार्मईजी की पेरेंट कंपनी API होल्डिंग्स के राइट्स इशू को अच्छा रिस्पांस मिला है। 3,500 करोड़ रुपए के इस राइट्स इशू के लिए कंपनी को कुल
3,950 करोड़ रुपए की बोलियां मिली। कुल 3,500 करोड़ रुपए की इस रकम में से 1,300 करोड़ रुपए मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के रंजन पाई के फैमिली ऑफिस से मिले हैं और बाकी 2,200 करोड़ रुपए की रकम मौजूदा निवेशकों से आई है। कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 83 में हमने आपको बताया था कि इस कंपनी ने मणिपाल ग्रुप के ऑफर को मंजूरी दे दी है। मणिपाल ग्रुप ने एपीआई होल्डिंग्स के 18% हिस्से के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपए का निवेश करने की पेशकश की थी। इस रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान पर किया जाएगा। दूसरी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने साथ जुड़े सभी रेस्टोरेंट से कहा है कि वो 20 दिसंबर से हर ऑर्डर पर 2% कलेक्शन शुल्क वसूलेगी। स्विगी की ओर से कहा गया है कि ये फीस कंपनी की तरफ से रेस्टोरेंट्स को दिए जाने वाले फीस से काटी जाएगी। स्विगी की ओर से रेस्टोरेंट्स को की गई इस मांग पर रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी गैर वाजिब तरीके से अपनी कमीशन की लागत को बढ़ा रही है। 19 दिसंबर को खबर आई कि कंपनी ने पॉकेट हीरो नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत ग्राहकों को हर ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी और 60% तक की छूट का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के जरिए कंपनी का बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना अधिक सुलभ और किफायती बनाने का लक्ष्य है। तीसरी खबर, रिस्ट्रक्चरिंग के तहत नकदी को बचाने और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए स्टार्टअप कंपनियां साल 2023 की पहली 3 तिमाहियों में यानी जनवरी से सितंबर के दौरान 28,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। 2022 में इन कंपनियों की ओर से 20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। यही नहीं, चौथी तिमाही में भी उड़ान, फिजिक्सवाला, बिजिंगो और थर्ड वेव कॉफ़ी की ओर से छंटनी की गई है। इस कड़ी में B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान ने अपने 100 से 120 कर्मचारियों को निकाल दिया है, जो कि कंपनी के कुल स्टाफ के करीब 10% हिस्से के बराबर है। गौरतलब है कि $34 करोड़ की फंडिंग हासिल करने के कुछ दिन बाद ही कंपनी की ओर से छंटनी का फैसला लिया गया है। चौथी खबर, रेजर पे, कैश फ्री और एनकैश समेत कई फिनटेक्स फर्म्स को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कामकाज करने के लिए फाइनल मंजूरी मिल गई है। अगस्त से सितंबर 2022 के दौरान आरबीआई ने रेजर पे, कैश फ्री, पाइन लैब्स, स्ट्राइप और कुछ अन्य फिनटेक फर्म्स को शुरुआती मंजूरी दी थी। रेजर पे और कैश फ्री के लिए राहत की बात यह है कि इन दोनों कंपनियों को अब नए मर्चेंट्स जोड़ने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। पिछले साल से इन दोनों कंपनियों को नया कारोबार नहीं मिल पा रहा था। पांचवी खबर, वर्टिकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई अगले कुछ दिनों में आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। पिछले साल इस कंपनी ने अपने आईपीओ को टाल दिया था। माना जा रहा है कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी 50 से 60 करोड़ डॉलर जुटा सकती है। हालांकि इस कंपनी के वैल्यूएशन तय नहीं हुए हैं, पर जानकारों के मुताबिक ये 4 अरब डॉलर के करीब हो सकते हैं। पिछले फंडिंग राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन 3 अरब डॉलर के आसपास था। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत की पूरे हफ्ते की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देख रहे हैं मनी9। और हाँ, देश की जेब का सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के बारे में आपको हर जानकारी मिलेगी मनी9 के सुपर ऐप, मनी9 के यूट्यूब चैनल और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो देखना मत भूलिएगा ये सर्वे और क्या है देश की जनता की जेब का हाल। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।